नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया और आज बात करते हैं आईटी के नतीजों की। जी हां, आज की वही बड़ी खबर है। हिंदुस्तान की 3 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आए हैं और नतीजे आज एक साथ आए हैं और नतीजे शानदार आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिग पिक्चर की। बिग पिक्चर अच्छी है, आईटी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, आईटी कंपनीज की जो आउटलुक है वह पॉजिटिव है और आईटी कंपनीज का मानना है कि जो आईटी आउटसोर्सिंग की मल्टी ईयर साइकिल है वह मल्टी ईयर साइकिल और रफ्तार पकड़ रही है। सब आईटी कंपनीज ने नई हायरिंग करी है, मार्जिन भी जबरदस्त आए हैं। तो बिग पिक्चर को लेकर के कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करा जा सकता है, नतीजे शानदार हैं। मगर शेयर बाजार में अक्सर एब्सोल्यूट के अलावा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस और रिलेटिव कंपैरिजन होता है। जी आप तुलना करते हैं, तो तुलना अगर करी जाए तो सबसे शानदार नतीजे इन्फोसिस के आए हैं, जिन्होंने क्वार्टरली ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा करी है, अपनी गाइडेंस बढ़ाई है और मार्जिन बरकरार करे हैं। टीसीएस नंबर 2 स्थान पर है, इनके नतीजे अच्छे थे। एट्रिशन को लेकर के मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि चिंता इस समय नहीं है और ग्रोथ जो थी वह उम्मीद से थोड़ी अच्छी थी। विप्रो को लेकर के, क्योंकि विप्रो अक्सर मार्जिन की दृष्टि से नंबर 3 या नंबर 4 पर रहता है, तो विप्रो की जो नतीजे हैं अगर मैं उसकी तुलना करूं इन्फोसिस और टीसीएस से तो नंबर 3 पर हैं। विप्रो ने हालांकि अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, मगर मार्जिन अगर हम कंपेयर करें तो विप्रो का मार्जिन अभी भी टीसीएस और इन्फोसिस से नीचे है। तो कल शेयर बाजार में क्या रिएक्शन होगा? देखिए जी, इन्फोसिस को तो बड़ी अपग्रेड्स मिलेंगी, नतीजे अच्छे हैं तो इन्फोसिस आउट परफॉर्म करेगा। टीसीएस के क्योंकि पिछले Q1 और Q2 के नंबर थोड़े ढीले थे, Q3 में इंप्रूवमेंट है, एक बायबैक एक प्रीमियम पे एक तरीके से अनाउंस करा गया है, तो मार्केट उसको लेकर के थोड़ा उत्साहित होगा। और विप्रो जो कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, शायद इस नतीजों के बाद विप्रो के अंदर जो तेजी आई थी वह थोड़ी थम सी जाए। मगर बिग पिक्चर यह है कि आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, नई हायरिंग हो रही है और क्योंकि इतनी ज़बरदस्त हायरिंग हो रही है इसका सीधा इम्पैक्ट वेजेस पे पड़ता है, इसका सीधा इम्पैक्ट वेल्थ इफेक्ट पे पड़ता है। तो आईटी से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट या फिर ऑटोज़ या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड, ट्रैवल टूरिज्म, लगता है कि उन सेक्टर्स के अंदर इस समय कंज्यूमर डिमांड जल्दी नहीं कम होगी। बिल्कुल, शुक्रिया निकुंज अपनी एनालिसिस हमें देने के लिए। लेकिन चलिए, यहाँ पर 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे तो आए हैं, लेकिन पूरा एनालिसिस विस्तार से कर रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, ओवर टू यू। शुक्रिया कविता। और नंबर्स के हिसाब से देखें तो जैसे अब निकुंज भी बता रहे थे कि नंबर्स तीनों ही कंपनीज के ठीक हैं और मैं ये भी कह सकता हूं कि निकुंज ने बिल्कुल सही प्रेफरेंशियल ऑर्डर पर डाला कि सबसे बेहतरीन नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको इन्फोसिस दिखेगा। बायबैक की खबर टीसीएस पे थी, उसने भी खुश किया, 4500 का रेट डाला, 18,000 करोड़ रुपए डेडिकेटेड बायबैक के लिए रखे। ग्रोथ के हिसाब से और आउटलुक के हिसाब से हमको विप्रो समझ में आता है और विप्रो ने भी बात रखी है कि आगे चल के वो ग्रोथ अच्छी देखते हैं, उसके सारे सेगमेंट ठीक काम कर रहे हैं। इसलिए इन सभी नंबर्स का एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स आपने देख तो लिया, निकुंज ने आपको बता भी दिया, लेकिन अब सेपरेट करके देखते हैं कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन सब के नंबर्स क्या थे, इसके फाइन प्रिंट्स क्या थे। फिर हम एक एक करके आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते चलेंगे। मेरे सहयोगी, 3 सहयोगी इनफैक्ट आज मेरे साथ जुड़ेंगे क्योंकि 3 अलग अलग कंपनीज के नंबर थे, तीनों के अपनी एक्सपर्टी है। पूजा आपको बताने वाली है विप्रो के नंबर्स कैसे रहे, और शरद आपको बताएंगे इन्फोसिस के नंबर्स कैसे रहे, और सौमित आपको बताने वाले हैं कि टीसीएस के नंबर्स कैसे रहे और खासकर बायबैक को लेकर भी वो बात आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पूजा के साथ ही और जानते हैं विप्रो के नतीजे कैसे रहे, क्योंकि सबसे पहले नंबर्स इसी के आए थे, बाजार बंद होते ही नंबर आ गए थे। पूजा बताएं विप्रो के पूरे डिटेल नंबर्स की। विप्रो के नंबर्स इस बार मिले जुले देखने को मिले हैं। अगर मार्जिन्स की बात करेंगे तो वो हमारे अनुमान से हल्के बेहतर नजर आए हैं, लेकिन आय के फ्रंट पर नंबर्स हमारे अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं। डॉलर आय के फ्रंट पर जो बढ़त आई है वो 2.3% इस बार देखने को मिली है। एबिट के फ्रंट पर 17.3% के नंबर्स की हम उम्मीद कर रहे थे, उसके सामने 17.6% के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और मुनाफे में भी अगर देखेंगे तो 1% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। गाइडेंस Q4 के लिए 2 से 4% की दी है, जो कि हम अनुमान भी कर रहे थे। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 3% के आसपास देखी गई है, हम अनुमान करीब 4.5% का कर रहे थे। तो अगर हर फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स कुछ मिले जुले से हैं, कुछ फैक्टर्स काफी अच्छे हैं हमारे अनुमान के मुताबिक, लेकिन कहीं कहीं निराशा हाथ लगी। लेकिन ऑर्डर बुक के फ्रंट पर नंबर्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं।
अगर हम इस बार की ऑर्डर बुक देखेंगे तो 27% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। करीब कंपनी ने 11 लार्ज डील्स क्लोज करने की बात की है। तो इस तरह के कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं ऑर्डर बुक के फ्रंट पर, तो वहां पर काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। लेकिन अगर कुल मिला के नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स मिले जुले विप्रो की तरफ से नजर आ रहे हैं। जो हमने अनुमान लगाया था सटीक वैसा ही अनुमान विप्रो का बिल्कुल आते हुए दिखा। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें विप्रो के नंबर्स पे जो कल अपनी छाप छोड़ेंगी। पहला छाप छोड़ेगा कि उसके ऑर्डर बुक के अंदर 7 नए ऐसे क्लाइंट्स जुड़े हैं जिन्होंने करीब $100 मिलियन के हैं। दूसरा, उन्होंने जो ग्रोथ बताई है वो 2.4% की है, जो कि अच्छी खासी ठीक ठाक ग्रोथ है, कम से कम विप्रो जैसे नंबर्स जो आपके सामने रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा हम शरद से जुड़ते हैं और उनसे पता करते हैं कि इन्फोसिस के नतीजे कैसे रहे, जो कि अब तक के लिए इन तीनों ही कंपनीज में अगर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो सबसे बेहतर थे। इन्फोसिस में क्या क्या चीज अच्छी थी, बताइए जरा शरद। शानदार नतीजे आए हैं इन्फोसिस की तीसरी तिमाही के लिए। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बात होगी। सबसे पहला है एस्टिमेट्स में जो बीट हुई है मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में, और जो गाइडेंस है वहाँ पे भी एक रेस देखने को मिला है, और जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है मार्जिन्स की वो जो है इनलाइन आई हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूएसडी रेवेन्यू में लगभग 7% का अपटिक देखने मिला है, और जो इंपॉर्टेंट फिगर होगी वो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की है, वो लगभग 6.3% का अपटिक देखने मिला है, और अनुमान के हिसाब से तो वो सिर्फ 3.5% था तिमाही दे तिमाही पे। अगर आप देखा जाए नेट प्रॉफिट पे भी जो है एक टाइप से बीट देखने मिली है, जो ऑलमोस्ट 7% का ग्रोथ देखने मिला है, और जो मार्जिन्स है वो ऑलमोस्ट सपाट रही है 23.5% पे, और याद रखिए ये अनुमान के इनलाइन आई हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू गाइडेंस की। जो FY22 की जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको जो है 16.5 to 17.5% से बढ़ा के दूसरी बार 19.5 to 20% कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक आउट परफॉर्मिंग काइंड ऑफ ट्रिगर है स्टॉक के लिए, और अनुमान देखा जाए तो सिर्फ 17 to 17.5% की बात की गई थी। अगर डील्स के बारे में बात करें तो शानदार स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम देखा जा रहा है। ऑलमोस्ट $2.53 बिलियन का जो है डील जो है साइन हुई है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ज़रूर है, वो सारे इंडस्ट्री में है, वो है आपकी एट्रिशन लेवल्स। लगभग 25.5% का एट्रिशन लेवल्स पे जो है रजिस्टर किया है इन्फोसिस ने तीसरी तिमाही पे। उसके अलावा मैनेजमेंट के भी 2 इंपॉर्टेंट कमेंट्री आए हैं। स्पेशली वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ आई है वो पूरी ब्रॉड बेस्ड रही है थ्रू आउट सेक्टर्स, थ्रू आउट जोग्राफीज, और ये जो डील मोमेंटम है वो रोबस्ट है। और इसके अलावा कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है ओवरऑल इंडस्ट्री से कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी स्पेंड, स्पेशली जो बड़े एंटरप्राइज होते हैं जो अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पे जो है ये प्रोग्रेस चलते रहेगी। तो पिछले 2 या 3 साल से ये जो है प्रोग्रेस देखा जा रहा है, और यहाँ पे भी स्टॉक में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ओवरऑल देखने मिल सकता है। तो इन्फोसिस के जो है बहुत शानदार तीसरे तिमाही के नतीजे देखने को मिले हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। ये जो आप बता रहे थे 3 पैरामीटर्स पे इन्फोसिस के नंबर ज़्यादा बेहतर होंगे। एक तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फोसिस की कमाई यूएस से आती है, इसलिए डॉलर टर्म्स में जो कमाई है उसने मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया। दूसरी बात, ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो गाइडेंस देती है, जो बताती है कि हम अगले साल कितना कमाएंगे। तो उन्होंने अपनी गाइडेंस को 20% तक कर दिया, और ये पहले 16.5-17 थी, तो 3.5% का राइज हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो है इनकी करीब 23.5% के आसपास के मार्जिन्स। ज़्यादा सैलरी देने से, एक्विजिशंस करने से मार्जिन्स डिप हो जाते हैं, लेकिन इस केस में मार्जिन्स डिप नहीं हुए। 110 BPS का मामूली सा एक स्लाइड हमको आता हुआ दिखा। तो कुल मिला के इन्फोसिस के नंबर स्टार रैंकिंग के हैं। अब आती है देश की दिग्गज बड़ी कंपनी TCS की, जिसमें एट्रिशन रेट यानी कि नौकरी छोड़ने की जो तादाद है वो बेहद कम है, सिर्फ 15% है। इसके बायबैक के नंबर्स भी आए हैं। सौमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको पूरी डिटेल दे देंगे। सौमित। TCS के नंबर्स की अगर बात करें, जो रुपी टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो करीब 4.3% का है, जो प्रीटी मच इनलाइन है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के सामने। बट जो डॉलर टर्म में जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 3% का है, एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन 2.1% का था। तो जो डॉलर टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो मार्जिन एक्सपेक्टेशंस थे उससे थोड़े नीचे आए हैं मार्जिन। एबिट मार्जिन करीब 24.5% पे आए हैं, और एक्सपेक्टेशन 25.5% का था। नेट प्रॉफिट भी प्रीटी मच इनलाइन आया है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के सामने। अगर सेगमेंट वाइज देखेंगे तो कम्युनिकेशन और रिटेल सेगमेंट ने ग्रोथ लीड किया है TCS कंपनी के लिए, और मार्जिन नीचे आने का कारण था हाई एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी के लिए। उसके अलावा जो बड़ी खबर कंपनी की तरफ से आई है वो है बायबैक और डिविडेंड। 18,000 करोड़ रुपए की बायबैक अनाउंस की है कंपनी ने, और जो पर शेयर वैल्यू है बायबैक का वो है 4,500 रुपीज़, जो है कि है 17% प्रीमियम पे अगर करंट मार्केट प्राइस आप कंपेयर करेंगे तो। उसके अलावा कंपनी ने 7 रुपये प्रति
प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है शेयर होल्डर्स के लिए। बाकी डिटेल्स में अगर हम देखेंगे तो जो अट्रिशन रेट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बढ़ गई है। ये क्वार्टर में करीब 15.9% की अट्रिशन रेट थी और 15.3% की अट्रिशन रेट थी। लास्ट क्वार्टर में 11.9% की अट्रिशन रेट है और इसी कारण जो एम्प्लॉय कॉस्ट है कंपनी का वो बढ़ा है। डील विन्स अगर आप देखेंगे तो कोटक सिक्योरिटीज ने एस्टिमेट किया था $7.5 बिलियन का डील विन, कंपनी ने $7.6 बिलियन का डील विन अनाउंस किया है थर्ड क्वार्टर में और इसका कारण था स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एडिशन। अगर हम देखेंगे तो थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने करीब 10 क्लाइंट ऐड किए $100 मिलियन वाले ब्रैकेट में और अगर $50 मिलियन वाली ब्रैकेट की बात करें तो उसमें उन्होंने 21 क्लाइंट्स ऐड किए हैं थर्ड क्वार्टर में। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन है। मार्जिन्स में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है बट बायबैक और डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है वो पॉजिटिव है कंपनी की तरफ से। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ₹7 का डिविडेंड, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो बायबैक का रेट क्या आएगा 4500। मार्केट ने जो ब्रैकेट सोचा था उसके अपर एंड पे आया। मार्केट ने जो रकम सोची थी उससे ज्यादा बताई गई, करीब 18,000 करोड़ रुपया कंपनी बायबैक पे इस्तेमाल करने वाली है। एक और चीज, हमेशा से टीसीएस की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग रहती है। इस बार भी उन्होंने 10 ऐसे क्लाइंट्स जोड़े हैं जो बास्केट के हिसाब से $100 मिलियन के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ऑर्डर बुक की स्ट्रेंथन होना, आउटलुक अच्छा देना और साथ ही साथ उनके मार्जिन्स सब कुछ इन लाइन ही रहना। तो ये तीनों कंपनीज के नंबर थे और कविता ऐसा लगता है कि इन तीनों कंपनीज के नंबर देखने के बाद कल हो सकता है बाजार में इन्फोसिस दोनों की जोड़ी काम कर जाए। हालांकि विप्रो इनलाइन था, मिले जुले थे, बट इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स ठीक रहे हैं। बिल्कुल देखना होगा कि कल बाजार की दशा और दिशा इन तीनों आईटी कंपनियों के मुतालिक कैसी रहती है। शुक्रिया पूरी एनालिसिस के लिए डिम्पी। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हमने देखा कि ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में आज दम भी दिखाई दिया है। सेंसेक्स 500 अंकों का उछाल यहां पर दिखाई दिया। निफ्टी 150 अंक चढ़कर बंद हुआ है। किस सेक्टर में ज्यादा एक्शन रहा, पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी बता रही है। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली और मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते भी आज कहीं ना कहीं सहारा मिला बाजार को। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 18,200 के ऊपर ही क्लोज हुआ और हमने लगातार ये तीसरे दिन देखा जब 18,000 के ऊपर निफ्टी टिकने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी करीब 500 अंकों की मजबूती दिखी और बैंक्स और फाइनेंशियल से भी काफी ज्यादा सहारा मिला। इसमें आज एनर्जी, रियल्टी और मेटल शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखी गई। नतीजों के पहले आईटी शेयरों में भी जो रुझान था वो भी आपको बता देते हैं। 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के भी आज नतीजे आने वाले थे जिस पर कि आज हमारा फोकस था। इन्फोसिस हरे निशान में बंद हुआ, वहीं विप्रो और टीसीएस में हल्के लाल निशान में कमजोरी देखने को मिली। खबरों वाले शेयरों में भी आज काफी एक्शन था। वोडा आइडिया कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो कुछ पॉइंट्स निकल कर आए सामने, जैसे कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा कंपनी के मैनेजमेंट में और इन्वेस्टर्स का पूरा कॉन्फिडेंस बना हुआ, इस तरह के कमेंट्स पर वोडाफोन आइडिया का शेयर आज 10 से 12% चला। डेल्टा कॉर्प के जो तिमाही नतीजे आए थे वो भी काफी मजबूत थे और उसके चलते आज 2 से 3% की तेजी डेल्टा कॉर्प में भी देखी गई। और टाटा टेली, यहाँ पर भी एजीआर ब्याज के बकाये को इक्विटी में बदलने का ऐलान किया है कंपनी ने और टाटा टेली में इसके चलते आज लोअर सर्किट लगा। इन सभी के अलावा निफ्टी आज रियल एस्टेट शेयरों में भी अच्छी तेजी थी। ओबरॉय रियल्टी, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स और डीएलएफ यहाँ पर मजबूती देखने को मिली। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर बात करें तो एमएनएम आज ऊपर था। भारती एयरटेल, रिलायंस और इंडसइंड में भी आज मजबूती के साथ कारोबार दिखा। गिरने वाले शेयरों में अगर बात करें तो टाइटन, टीसीएस, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी दिखी। वहीं मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज शीला फोम, सीक्वेंट साइंटिफिक आज ऊपर था। वेंकीज, वोडा आइडिया की हमने बात की, उसके अलावा गुजरात एल्कलीज, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिली पिछले कुछ आखिरी घंटों में। और मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की बात करें तो ग्रीव्स कॉटन में आज कमजोरी थी। इतने दिनों की तेजी को एक कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और आज मुनाफा वसूली हावी थी। इसके बाद डी मार्ट, आलोक इंडस्ट्रीज और नारायण हृदयालय, यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली है। तो ये कुछ मार्केट का एक्शन था, लेकिन दिन भर अगर बात करें तो अच्छी मजबूती के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ये तो बात हुई है बाजार में आज हुए कारोबार की, लेकिन बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या कहना है आपको सुनाते हैं एक-एक करके। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिद्धिम देसाई ने कहा है कि बाजार एक नए प्रॉफिट साइकिल के दौर में है और साथ ही कुछ तिमाही के अंदर अर्निंग ग्रोथ में सुधार की भी उम्मीद है। The market is looking good
I think the basis, and we've been discussing this over the past few months, is that we are in a new profit cycle. And I reckon that corporate profit margins will hit a new peak over the course of the next few quarters. If you take a 3 to 4 year view, then we may end up with a compounding of over 20% on earnings. Some of it is priced in, but the market cannot price all of it in because there's always some amount of uncertainty. So as this profit cycle unfolds, I think we will see higher share prices over the course of the next 3 or 4 years. So that's the basis for why there's such a strong bid on share prices. And the profit cycle is coming from very earnest government action. There was a policy inflection that we saw in September 19 when corporate tax rates were cut. Unfortunately, we got impeded by COVID. Otherwise, profits may have already been significantly higher by now. But through the COVID pandemic, the government continued to assert its desire to lift corporate profits with an eye to getting the investment cycle back and taking India's growth to trend line. So successive policy changes have happened over the course of the last 18 to 24 months. All of those point to a higher share of profits in GDP, which, by the way, had dropped to all-time lows by 2019. So we're coming out of those troughs, and I think there should be significantly more earnings growth that we could witness over the course of the next few quarters. डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ अजय श्रीवास्तव ने बातचीत में कहा कि बाजार में कहीं भी चिंता की बात नहीं है। उनके मुताबिक कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जैसे कि केमिकल, आईटी शेयरों में और साथ ही इंफ्रा में भी निवेश के मौके हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छा आज की तारीख में जो परफॉर्मेंस आ रही है, जो हमने देखा है, केमिकल वापस आ गए हैं पूरे तरीके से। हमारे आईटी जो थे थोड़ा सा विगल था, लेकिन वो वापस आ गए हैं। और जो कुछ केसेस जो चल रहे थे, जो रिस्ट्रक्चरिंग केसेस चल रहे थे, उनमें काफी स्ट्रेंथ आ गई। जैसे आपने देखा एयरपोर्ट का जीएमआर था, वो बढ़िया चला गया। आपने देखा जैसे एडमिट ने खरीदा था फोर्ब्स में, तो वो वापस पूरा आ गया। तो आई थिंक जो स्टोरी चल रही थी रिस्ट्रक्चरिंग की, वहां पे तो हमने देखा है काफी अच्छी रिटर्न आई है। मेटल वहीं का वहीं है, हिला नहीं है, गिरा था फिर वापस आ गया। तो ऑल इन ऑल आई थिंक किसी से कोई शिकवा नहीं है कि इस बाजार में कोई प्रॉब्लम कहीं भी नजर नहीं आई, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमें धन्यवाद देना चाहिए इंडियन इन्वेस्टर का, जो रोज हर महीने 16 से 20 हजार करोड़ रुपए मार्केट में डाल रहा है। जब तक वो फ्लो आ रही हैं, तब तक हमारे पास में स्ट्रेंथ है। एफआई आए नहीं आए, आपकी डोमेस्टिक फ्लो ने ही हमको रखा हुआ संभाल के, उसी पे ही निर्भर है। भारत में कई सालों की कैपेक्स साइकिल शुरू हो रही है और ये कहना है बीएफए सिक्योरिटीज के अमित शाह का। उनके मुताबिक कैपेक्स बढ़ने से बड़ी कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। From a capex perspective, we are very bullish on the industrials and the financial sector. These are the two key sectors we think will benefit on the back of the capex theme. First of all, getting into the capex theme views in itself, we think India is just at the start of a multi-year capex cycle. We think that this could be a fairly long 7-8 year cycle going ahead. It's similar to what we saw in 2003. Of course, at that point in time, the base was too low and the growth rates were higher. This time around, the base is high and the growth rates would be low. But the important point to note here is that generally when you see a capex cycle, good quality companies within the sector see their margins double, ROE triple, and valuations quadruple. Even if one does not build a case that this time around we will see that kind of a big ramp up, at least halfway through the mark is absolutely achievable, and that provides opportunity for a lot of stocks within the industrial space, which we think are cheap. The same goes with financial stocks, that if the capex cycle picks up, that will lead to the credit growth for banks pick up, and that is one of the key factor that investors are looking for in terms of loan growth recovering for the financial system. If that happens, then we think banks and the other financial firms will benefit on the back of that too. गो फैशन इंडिया के एमडी सीईओ गौतम सरावगी का कहना है कि गारमेंट इंडस्ट्री में आगे शानदार ग्रोथ दिखेगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ और सप्लाई चेन को लेकर उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं।
गारमेंट इंडस्ट्री का तो ये है जी कि पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि ऑनलाइन और डिजिटल और ओमनी चैनल के कारण गारमेंट सेल्स में काफी अच्छी रिबाउंड देखी गई है। फर्स्ट वेव के बाद भी और अभी सेकेंड वेव के बाद भी अपैरल कंपनीज ने काफी अच्छा रिबाउंड देखा है, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स अभी मल्टीफोल्ड पूरी इंडस्ट्री के लिए ग्रो हुई है और अभी काफी ब्रांड्स ओमनी चैनल पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स और फैक्टर्स के कारण काफी हद तक गारमेंट इंडस्ट्री की रिकवरी काफी अच्छी रही है और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ काफी ब्राइट है। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर, जहां पर वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने आज सरकार को ब्याज के बदले इक्विटी देने के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने क्या कुछ कहा है, निवेशकों के क्या सवाल हैं, इस पर तमाम जानकारी हमारी सहयोगी पूजा दे रही हैं। वोडाफोन आइडिया की जो प्रेस मीट हुई है उसमें जो की टेकअवेज निकल कर आए उसमें किसी भी तरह का कोई सरप्राइज नहीं था। जो भी मुद्दे थे उस पर कंपनी ने अपनी तरफ से सफाई भी दी और जिसका की उम्मीद मार्केट को और एनालिस्ट को कहीं ना कहीं हो गई थी कि इसी तरह के आउटकम्स यहाँ पर निकल कर आएंगे। पहला उन्होंने इक्विटी डेट टू कन्वर्जन के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये समय सही था क्योंकि डीओटी को भुगतान करने का भी समय करीब आ चुका था, तो अगर डेट से इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक विन विन सिचुएशन होगा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। इस तरह के बयान कंपनी की तरफ से निकल कर आए हैं। एक क्लैरिटी कंपनी की तरफ से ये भी आई कि इस कन्वर्जन के बाद सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा कंपनी के मैनेजमेंट में। कंपनी अभी भी पूरी स्वतंत्र तरीके से मैनेज करेगी। जो करंट मैनेजमेंट है वो बने रहेंगे और बोर्ड मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में भी सरकार किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये एक क्लैरिटी आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके बाद निवेशकों को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि अभी भी जो फॉरेन निवेशक हैं उनका रुझान बना हुआ है और उनके साथ कंसल्ट करके वो आगे भी पूंजी जुटाने की जो उनकी योजना है, जो टाइमलाइन है, उस पर वो बरकरार रहेंगे। इसके अलावा कुछ जो मुद्दे थे निवेशकों के और फॉरेन इन्वेस्टर्स के कंपनी को लेकर और टेलीकॉम सेक्टर्स को लेकर, जैसे कि ये 3 प्लेयर्स मार्केट बनी रहेगी या नहीं, लिक्विडिटी सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलेगा या नहीं, और जितने भी तरह के रिफॉर्म्स थे उसको लेकर निवेशकों के जितने भी कंसर्न्स थे वो ठीक तरीके से पूरी तरह से एड्रेस किए जा चुके हैं। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है सेक्टर के रिफॉर्म में और कंपनी की भी प्रमोटर लेवल पर भी अगर बात करेंगे तो उनकी पूरी कोशिश है कि कंपनी की बैलेंस शीट को आगे भी हेल्दी रखें और कंपनी के ग्रोथ पर ही फोकस करें। तो इस तरह के कंसर्न को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एड्रेस किया गया। तो ये कुछ मोटा मोटी पॉइंट्स थे जो कि निकल कर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। वोडाफोन आइडिया के एमडी सीईओ ने कहा है कि ब्याज को इक्विटी में बदलने का फैसला सभी के हित में है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी कर्ज को कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। The package which was announced by the government on 15 September 2021, there were 2 elements which were of that package which are associated with what I would call as the liquidity enhancing for the industry. There was a 4-year moratorium on dues that was offered by the government. And then there was an offer by the government to convert part of the DOT debt into equity. Now, as I mentioned earlier in my opening statement, we've already opted for the 4-year moratorium that was done back in October. Now, in this option of converting some of the DOT debt into equity, as you know, the company has a significant amount of debt. We have a stretched balance sheet. And I think anytime there's an option to convert that debt into equity is considered positive for the company. And especially considering the fact that most of the debt is to the government of India, it was clear to us that actually converting some of that debt into equity is a good option for the company to reduce its debt going forward. वोडाफोन आइडिया के बाद अब टाटा टेली सर्विसेज भी एजीआर के बकाये को इक्विटी में बदलेगी और डिटेल्स तमाम दे रहे हैं हमारे सहयोगी स्वामीत। टाटा टेली सर्विसेज ने एक्सचेंजेस को और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को ये इन्फॉर्म किया है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है ऑन डिफर्ड स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी एंड एजीआर ड्यूज वो वाया शेयर्स पे करेंगे। उनके पास दोनों ऑप्शंस था, इधर वो कैश में पे करे या शेयर्स में, बट उन्होंने शेयर्स का ऑप्शन चूज़ किया है। अब कंपनी को ये इंटरेस्ट अमाउंट इसलिए पे करना है क्योंकि उन्होंने 4 ईयर का मोराटोरियम पीरियड अवेल किया था जब टेलीकॉम कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर रिलीफ पैकेज में ये ऑप्शन दिया था और उनकी वजह से अभी उन्हें ये इंटरेस्ट पे करना है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के हिसाब से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू
होगा इस इंटरेस्ट अमाउंट का वो करीब 850 करोड़ होगा। अब तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस अमाउंट पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट अगर शेयर्स इशू होंगे तो वो 41.5 रुपीज़ पर शेयर के वैल्यू पे इशू होंगे, जो एक 86% के डिस्काउंट पे है अगर आप करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो। अभी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग टाटा टेली सर्विसेज में करीब 9.5% की होगी और इस होल्डिंग की वैल्यू करीब 6000 करोड़ रुपए होंगे। अब पिछले एक साल में टाटा टेली सर्विसेज के शेयर प्राइस में करीब 2800% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली और उसके सामने जो फाइनेंशियल्स है कंपनी की उसमें कोई भी तरह की इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है हमें, और कंपनी की तरफ से ऐसी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है जिसकी वजह से ये 2800% की रैली को जो जस्टिफाई कर सके, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब ऐसे टाइम पे अगर कंपनी 86% के डिस्काउंट पे अगर ये शेयर्स इशू करती है गवर्नमेंट को, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी आगे जाके इतनी कैश जनरेट नहीं कर पाएगी, इस चीज़ का उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है और इसलिए वो ये शेयर्स इशू कर रहे हैं 86% के डिस्काउंट पे। आगे बढ़ते हैं। बैंकों एनबीएफसीज ने कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के कारण कर्जदारों के लिए आरबीआई से फिर से राहत की मांग की है। 18 नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक बैंकों ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जरिए रेगुलेटर से मोरेटोरियम को 1 साल तक और बढ़ाने की मांग भी की है। पूरी खबर की डिटेल्स हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, बैंक्स और एनबीएफसीज ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ी राहत की मांग की है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंकों ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि जो मोरेटोरियम पीरियड है उसको 1 साल तक और बढ़ाया जाए। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत 2 साल तक के मोरेटोरियम देने की मंजूरी दी थी। तो अब जो मांग है वो ये है कि उसमें 1 साल और जोड़ा जा सके। साथ ही साथ जो बिजनेसेस के पैरामीटर्स तय हुए थे, जो भी रिस्ट्रक्चर हुए थे अकाउंट्स, तो मांग ये भी की गई है कि जो अभी डेडलाइन है 1 अक्टूबर 2022 तक उन बिजनेस पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए, उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अभी जो कोविड-19 की करंट वेव है उससे बिजनेसेस पर थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। साथ ही साथ एनबीएफसीज ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है कि जो छोटे अकाउंट है, रिटेल अकाउंट है, उनको एनपीए सर्कुलर के से बाहर रखा जाए। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर में डायरेक्शन दिया था कि 90 दिन होने के बाद जैसे बैंक्स एनपीए डिक्लेयर करते हैं वैसे आपको भी उसी तरीके से डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो ये छूट की मांग की है एनबीएफसीज ने। अब देखना ये होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना जल्दी इस पर फैसला लेता है। अगली जो आरबीआई पॉलिसी है वो फरवरी 9 को है। चलिए बात करते हैं कमोडिटी बाजार की। पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। जी, कमोडिटी मार्केट में आज कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे पहले अगर गोल्ड, जहां पर हल्की तेजी है और फेड का जो रुख सख्त माना जा रहा था उसमें अब नरमी की उम्मीद की जा रही है। और लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में कितनी बार दरें फेड की तरफ से बढ़ाई जाती है, उस पर बुलियन मार्केट की नजर है। साथ ही चांदी आज हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। दिसंबर महीने के महंगाई के आंकड़े आज यूएस में आने वाले हैं, उस पर पूरे बुलियन मार्केट की नजर है। अगर क्रूड की बात करें तो लगातार डिमांड में रिकवरी की उम्मीद से यहां पर तेजी देखी जा रही है और $83 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। इसके बाद नेचुरल गैस की बात करें तो सर्दियों की वजह से यहां पर उत्पादन प्रभावित हुई है और जिस वजह से नेचुरल गैस की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले हफ्तों में लग रहा है कि हीटिंग डिमांड के तौर पर नेचुरल गैस की डिमांड मजबूत ही रहेगी। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। कॉपर, जहां पर इन्वेंट्री में कमी से यहां पर लगातार सपोर्ट कीमतों को हो रहा है। कॉपर के बाद जिंक की अगर बात करें तो जिंक का भी उत्पादन कम है और उससे यहां पर तेजी दिख रही है। निकेल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए निकेल की डिमांड बढ़ी है, उसका फायदा यहां पर निकेल को मिला है। एल्युमिनियम की बात करें तो यूरोप में एनर्जी कॉस्ट से वहां के काफी स्मेल्टर्स में काम कम हो रहा है, उससे सप्लाई की दिक्कतें आगे होगी और एल्युमिनियम की कीमतों को फायदा हो सकता है। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात करें जिसमें मेंथा ऑयल, जहां पर
कोरोना के तीसरी लहर में जो संक्रमण की दर है वो 5 गुना ज्यादा रफ्तार से है। उस वजह से अब डिमांड को लेकर अनिश्चितता का माहौल है, उस वजह से मेंथा पर दबाव है। मेंथा के बाद कुछ और एग्री मार्केट में कॉटन, जहां पर चीन से डिमांड तो अच्छी है लेकिन सप्लाई कम है, उसका फायदा यहां पर कॉटन की कीमतों को हो सकता है। इसके अलावा कुछ और एग्री मार्केट में स्पाइसेस की अगर बात करें तो हल्दी, जहां पर बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, डैमेज कितना हुआ है ये आगे पता चलेगा, लेकिन ये एक सपोर्टिव फैक्टर है हल्दी के मार्केट के लिए। जीरा, जहां पर डोमेस्टिक के साथ ग्लोबल कंजम्पशन भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। और कोरिएंडर को लेकर जो करंट सीजन है उसमें सप्लाई शॉर्टेज की स्थिति है, तो ये सपोर्टिव फैक्टर पूरे ही स्पाइसेस काउंटर के लिए। अब बात कुछ और एग्री में, तो कैस्टर, जहां पर उत्पादन पिछले 3 साल का अगर उत्पादन देखें तो उससे भी कम उत्पादन इस सीजन में रह सकता है। 16 लाख टन से कम उत्पादन का अनुमान है क्योंकि बुआई कम हुई है। अब आखिरी में ग्वार, जहां पर क्रूड कीमतों में तेजी और एक्सपोर्ट मांग बढ़ने से यहां पर लगातार तेजी बनी हुई है। चलिए बात करते हैं आईपी ग्रोथ और सीपीआई के आंकड़ों की। और सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो दिसंबर महीने में रिटेल महंगाई दर जो है 5.59% हो गई है। नवंबर महीने में अगर हम देखें तो ये जो दर थी वो 4.91% थी। पिछले 5 महीनों में महंगाई दर में ये सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। इतना ही नहीं, खाने पीने के सामान और मैन्युफैक्चर आइटम्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर महंगाई दर में तेजी आई है। शहरी महंगाई दर 5.5% से बढ़कर 5.83% हो गई है। ग्रामीण महंगाई दर की बात करें 5.36% हो गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर देखें तो इसमें कमी आई है। हालांकि नवंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन की दर जो है वो 1.4% रही है। प्राइमरी गुड्स का आउटपुट अगर हम देखें तो 9% से घटकर 3.5% हो गया है, जबकि माइनिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 11.4% से घटकर 5% हो गई है। तो ये थी आईपी ग्रोथ और सीपीआई के आंकड़े। लेकिन फिलहाल चलिए रुक करेंगे मनी मंत्रा की ओर, जहां पर हमारी कोशिश होती है आपको एक सफल और समझदार निवेशक बनाने की। तो आज भी इसी कड़ी में हमने आपको बताना है कि साल 2022 कैसे एसआईपी के लिए सबसे खास और सबसे बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा फंड खरीदते वक्त फंड मैनेजर को कितना तवज्जो दें, फंड मैनेजर के अनुभव को कैसे परखें, कैसे जांचें, और साथ ही आपको बताएंगे अब की बार टैक्स बचत के लिए आपको अगर एलएसएस स्कीम खरीदनी है या निवेश करना है तो कौन सी आपके लिए सही है। देखिए मनी मंत्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मनी मंत्रा में हमेशा की तरह आज भी हम आपको निवेश की बारीकियों से रूबरू कराएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़ी तमाम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अनिल रांची वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जुड़ गए हैं। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। फिरोज, क्या कहेंगे, साल 2022 एसआईपी से निवेश करने का साल? यस कविता जी, बिल्कुल। एसआईपी तो हमेशा एवरग्रीन मेथड है, बट आई थिंक 2022 के लिए एक एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होगा। जैसे आपने कहा कि मार्केट में उठा पटक होगी, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होगी, रिस्क होगा। तो जब भी मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो एसआईपी इन्वेस्टर्स का बहुत मुनाफा होता है, क्योंकि जब भी महंगी एनएवी होती है, जब मार्केट ऊपर होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं, और जब एनएवी कम होती है, मार्केट नीचे होती है, तो अधिक यूनिट्स मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 2022 में कुछ ज्यादा ही होगा। सो एसआईपी अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो बिल्कुल 2022 इज अ ग्रेट टाइम फॉर अ शुभारंभ। एंड जो कर रहे हैं उनको बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए एसआईपी, क्योंकि पैसे भी बनेंगे और मार्केट के उतार चढ़ाव से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी निवेशकों को मिलता हुआ दिखेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है ना तो आंकड़े फिरोज काफी मायने रखते हैं। तो मैं चाहती हूं कि कुछ आंकड़ों के जरिए आप हमें बताएं कि कैसे अगर हम 2016 से ही शुरुआत करें तो किस तरह से एसआईपी के जरिए निवेश के आंकड़ों में हमने हमेशा बढ़ती देखी है। यस कविता जी, देखिए ना, आप जैसे कह रही हैं आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आंकड़े देख के ही एक निवेशक या प्रोस्पेक्टिव निवेशक जो निवेश करने का सिर्फ सोच ही रहे हैं वो पहला अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप 2017 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 43,000 करोड़ आए थे एसआईपी के माध्यम से। तो 25 सालों में इंडस्ट्री जब प्राइवेटाइज हुई थी 1992-1993 में, उसके बाद 25 साल में
43,000 करोड़ की एसआईपी का निवेश टोटल उस फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। अब इस साल का आंकड़ा देख के चकाचौंध रह जाते हैं। जो भी देखते हैं इस साल ये रेट पे 1,15,000 करोड़ पे पहुंचने के अच्छे खासे आसार हैं। 77,000 करोड़ ऑलरेडी पहले 8 महीनों में निवेश हो चुका है। तो 25 साल एक तरफ और लास्ट 3-4 सालों में 5 सालों में वो 43,000 बढ़ के इस साल 1,15,000 करोड़ का निवेश। और भारत के कोनों कोनों में से रिटेल निवेशक, छोटे से छोटा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके इस आंकड़े को लेके आया। तो हम सबको एज अ भारतीय गर्व होना चाहिए कि 1,15,000 करोड़ का निवेश एक सबसे रेगुलेटेड, सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म में इंसानों का, निवेशकों का, इंडियंस का हो रहा है। तो छाती चौड़ी होनी चाहिए। हमारे शो के माध्यम से यही कोशिश होती है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपने निजी पैसे को जितना बेहतर समझ सके उतना उनके लिए अच्छा होगा। और इस कड़ी में फंड मैनेजर की पहचान और उसका अनुभव और बाजार को लेके उनके कॉल्स किस तरह से होते हैं, इस पर भी वो बारीकी से ध्यान दे, इसे भी आप समझें। आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं किसी भी फंड मैनेजर को, किसी भी फंड में, फिरोज? आई थिंक एटलीस्ट 50, 60, 70% निर्भरता एक फंड के परफॉर्मेंस की फंड मैनेजर पे होती है। ये आंकड़ा जो है 60-70% डिपेंडेंसी ऑन फंड मैनेजर, ये जहन में बिठाना जरूरी है। अगर ये इतना महत्वपूर्ण वेरिएबल है कि इंसान कौन है जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है, आप जो फी दे रहे हैं उसका हकदार जो इंसान है उसकी परख रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 150 फंड मैनेजर हैं जो 500 फंड्स मैनेज करते हैं। तो ये 150 की परख तो पूरों की नहीं रख सकते, बट जो फंड आप खरीद रहे हैं, एटलीस्ट जो खरीद चुके हैं, उनके फंड मैनेजर के बर्ताव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांट एम्फसाइज इनफ, पॉइंट 1। पॉइंट 2, फंड मैनेजर जो निर्णय लेते हैं वो कई सालों से उनके तजुर्बे से निर्णय लेते हैं। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन उन फंड मैनेजर पे अवेलेबल करंटली है। तो उनको समझने के लिए आपको उनसे मुलाकात करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पूरे निर्णय पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। हम नहीं चाहते कि मनी मंत्रा का कोई भी निवेशक लास्ट मिनट पर टैक्स बचाने के लिए किसी ऐसे प्रोडक्ट में पैसे लगा ले जहां पर उनको मुनाफा नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट उनके पैसे वहां पर अटक गए हैं। इसी से बचाने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन निवेश विकल्प लेकर आएं। और आज फिरोज हमें बेहतरीन ELSS फंड्स पर रिकमेंडेशन देने वाले हैं जो टैक्स बचाने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं। बहुत बेहतर होगा अगर आप इसको अपने किसी लक्ष्य से लाइंड अप भी कर लें। और हाँ, 3 साल के लॉक इन का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो फिरोज बताएं। मेरे हिसाब से टैक्स सेविंग की जो ATC में जो बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं उसमें इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स ने सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट की है लास्ट 1-2 सालों में, नहीं 25 सालों में, 20 सालों में। ELSS हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग ATC प्रोडक्ट। तो उसमें मैं 3 प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना चाहूंगा, ताकि कोई भी अगर 3,000 की SIP करना चाहे तो तीनों में 1,000 की SIP कर सकता है। कैनरा रेबेको की हमने थोड़ी ब्रीफली बात की थी। कैनरा रेबेको 2,900 करोड़ की स्कीम है, 2009 से चल रही है। श्री दत्ता फंड मैनेजर है। उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो उनकी रिस्क है, वो निफ्टी से भी कम रही है लास्ट 3 सालों में। तो आई थिंक सुपीरियर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में निफ्टी को बीट किया है, बेंचमार्क को बीट किया है। सो दैट्स one tax saver scheme for sure which can form a part of your portfolio. फिर कोटक का टैक्स सेवर हर्ष उपाध्याय का 2,500 करोड़ की स्कीम है। छोटी स्कीमें हैं। ये छोटी स्कीम इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं ताकि फंड मैनेजर अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से स्कीम्स को मैनेज कर पाए। और इसकी भी रिस्क थोड़ी सी कम है और हर टाइम फ्रेम में इन्होंने एक्स्ट्रा रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने निवेशकों के लिए। और कविता जी, आपने जैसे कहा इनमें सब में लॉक-इन्स होती हैं। ये जरूर याद रखें, अगर आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉक-इन हर किश्त की 3 साल की लॉक-इन होती है, ना कि पहले किश्त की। तो अगर आप 3 साल के लिए SIP करते हैं तो आखिरी किश्त आपकी 6 साल बाद ही रिलीज हो सकती है। तो ये जरूर अपने जहन में बिठा लें। और DSP का टैक्स सेवर रोहित सिंघानिया जो फंड मैनेजर है, ये थोड़ी बड़ी स्कीम है, 9,500 करोड़ की स्कीम है, 2007 से चल रही है। और ये जो फंड मैनेजर है रोहित, वो को हेड है इक्विटी के DSP के, तो इनका तजुर्बा काफी अच्छा है। These are the 3 tax saver schemes which deserve to be a part of one's portfolio. क्या बड़ी स्कीम में निवेश करना हमारे लिए जोखिम भरा हो सकता है? क्या छोटी स्कीम्स हमारे लिए ज्यादा मुनाफेदार और कम जोखिम वाली होती हैं?
कविता जी, हमने एक एनालिसिस किया था। ऑफ कोर्स बड़ी स्कीम्स में जो मूव करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए अच्छा फंड मैनेजर और छोटी स्कीम एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। फंड मैनेजर बेहतरीन हो, फॉर एग्जांपल हर्ष उपाध्याय का हमने कोटक टैक्स अगर बोला, वो छोटी स्कीम मैनेज करते हैं बट वो बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं। वो सबसे बड़ी स्कीम भी कोटक की मैनेज करते हैं और ये स्कीम भी मैनेज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि छोटी स्कीम को कम तजुर्बे वाले ही फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। सो ग्रेट फंड मैनेजर विद अ स्मॉल स्कीम, परफॉर्मेंस की संभावना थोड़ी अधिक जरूर होती है, क्योंकि फंड मैनेजर जो भी अपनी मर्जी को, अपनी थॉट प्रोसेस को इंप्लीमेंट जरूर कर सकता है। अगर 50,000 करोड़ की स्कीम है, अगर एक स्टॉक बेचना है तो उनको 500 करोड़ का स्टॉक बेचना है। अगर 2,500 करोड़ की स्कीम में अगर एक स्टॉक बेचना है तो 20-25 करोड़ बेचना है, जो मार्केट में बिक भी जाता है एक दिन में, आधे दिन में। सो दैट्स व्हाई गुड फंड मैनेजर, ग्रेट फंड मैनेजर, स्मॉल स्कीम, गुड आइडिया। अच्छा, लेकिन एक शख्स को कितनी एलएसएस स्कीम्स में निवेश करना चाहिए? मेरे पोर्टफोलियो में कितनी एलएसएस फंड को मैं रखूं? देखिए, अगर आपकी 1.5 लाख की लिमिट है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इनवॉलंटरी इन्वेस्टमेंट्स होती होंगी, जैसे होम लोन की प्रिंसिपल पेमेंट हो जाती है, आपकी जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटती है, वो सब एटीसी में शामिल होता है। समझो कि आपकी अगर 60,000 की लिमिट बच गई और 90,000 ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो गई है। दूसरी इनवॉलंटरी कहते हैं, इनवॉलंटरी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग में अगर वो यूटिलाइज हो गई, अगर आपके 60,000 रुपए हैं तो आपके पास मंथली क्लोज टू 5,000 रुपए की आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं सिर्फ ईएलएसएस स्कीम्स में, तो ये तीनों स्कीम्स शामिल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो आप 2 स्कीम्स करें। तो अगर 5,000 से ज्यादा मंथली एसआईपी करनी पड़ रही है आपको ये एटीसी का पूरा भरपूर फायदा उठाने के लिए, तो तीनों स्कीम्स शामिल हो सकते हैं। कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने समय निकाला, दर्शकों को गाइड की उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद फिरोज। चलिए, मनी मंत्रा का पूरा शो आप देख सकते हैं चैनल के यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में जाइए, मनी मंत्रा का शो देखिए। लेकिन अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर 2021 में खाने के तेल की महंगाई से जूझती रही आम जनता के लिए 2022 की शुरुआत राहत लेकर आई है। देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में 5 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आसमान छूते खाने के तेल के दाम अब जमीन पर आते नजर आ रहे हैं। मूंगफली और सरसों के तेल में 1.5 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है, जबकि सोया और सूरजमुखी के तेल की कीमत अब 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम नीचे आ चुकी है। विमल और रुचि इंडस्ट्री समेत प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। दरअसल इंपोर्ट ड्यूटी में कमी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने से सभी खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों को कम करने में मदद मिली है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बता दें कि भारत खाद्य तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। देश में खाद्य तेलों की खपत का लगभग 56 से 60% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है और उम्मीद है कि आने वाले समय में तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी। ईटी नाउ स्वदेश। अब बात करते हैं देश में बढ़ रहे कोरोना केसेस की, जहां पर देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो एक बार फिर से बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस का आंकड़ा 1,94,000 को पार कर गया है। कल के मुकाबले अगर हम देखें, तकरीबन 26,000 ज्यादा केसेस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 442 लोगों से मौत भी हो गई है। हालांकि 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि वो अपने सभी हेल्थ केयर संस्थानों और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखे। राज्यों को दिए गए निर्देश के मुताबिक उन्हें कम से कम 48 घंटे का बफर स्टॉक भी तैयार रखना होगा। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। आज आए आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े 4,800 के पार कर गए हैं और ओमिक्रॉन संक्रमितों की लिस्ट में आज महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है। हालांकि आज ओमिक्रॉन के नए मामलों में कमी देखी गई है। महाराष्ट्र में अब तक 1281 मामले दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां अब तक यहां पर 645 केसेस
सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 546, कर्नाटक में 479 केसेस हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी देखी गई है। इन दोनों राज्यों में 294 और 275 ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज हुए हैं। अगर आने वाले 2 से 3 दिन में कोरोना के मामलों में कमी आती है तो दिल्ली सरकार पाबंदियों को हटाने पर फैसला ले सकती है। ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। लेकिन थोड़ी देर पहले आंकड़ों में दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं। 21,259 पॉजिटिव केसेज आए। पॉजिटिविटी रेट था 25.65% और कल 23 डेथ हुई थी। जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 2209 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, जिसमें कि सस्पेक्ट भी इंक्लूड है। तो 15% बेड ऑक्यूपाइड थे और 85% बेड अभी भी खाली हैं। तो 12,400 बेड हमारे अभी खाली थे और 2200 ऑक्यूपाइड थे। पिछले 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और दिल्ली सरकार के वीकेंड लॉकडाउन के फैसले के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री का नुकसान बढ़ गया है। ट्रैवल कंपनी के मालिकों का कहना है कि जिन लोगों ने पहले बुकिंग कराई वो अब लगातार इसे कैंसिल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का काम आने से इस वक्त उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जब टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे स्टार्ट हुई इस साल अक्टूबर के बाद तो हम फुली पैक्ड हो चुके थे, ठीक है। फिर ये जैन में जा कर के 1 जैन तक पूरा पैक थे, 1, 2, 3 तक पूरा पैक थे। और जहाँ ये ओमिक्रॉन का स्टार्ट हुआ है और दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स लेना मतलब ये स्टार्ट किया था, तो हमें सडन कैंसिलेशन हमारा स्टार्ट हो गया। और ये सैटरडे संडे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंसिलेशन आना स्टार्ट हो गई है। फिर ये दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसे सुनाई पड़ रहा था कि मंडे को ये कोई डिसीजन वगैरह लेगी कि मतलब ये वीकली लॉकडाउन वगैरह होगा या नहीं होगा। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंसिलेशन आना हमारा स्टार्ट हो गया। सेकेंड वेव जो आई थी ना, सेकेंड वेव में लोगों ने हल्के में ले लिया था और उसके लिए कितना लोगों को नुकसान हुआ और जाने भी गई। तो इस वजह से लोगों के अंदर डर तो है। जैसे ही लॉकडाउन लगा है, लगा लीजिए कि आप 50% ऑक्यूपेंसी हमारी 50 से 60% ऑक्यूपेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई और लोगों ने जो आगे की बुकिंग करी हुई थी वो बुकिंग वगैरह उन्होंने कैंसिल कर दी है। जिसको बहुत ही ज़रूरी है वही अब तो ट्रैवलिंग कर रहा है, अदरवाइज लोग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं। बीते 2 सालों से लॉकडाउन, कर्फ्यू, वायरस, वैक्सीन जैसे शब्द पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। थोड़े समय के बाद पता चलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट से लगभग हर कोई परेशान। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा और हम कब पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे। तो इसका जवाब दिया है WHO ने। 2 साल से हम कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट और लहरों से जूझ रहे हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर इस कोरोना का अंत कब होगा। शुरुआत से लेकर अब तक इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में 2020 में 18 लाख और 2021 में 35 लाख लोगों की जान चली गई। इस साल जबकि 2022 में हम फिर से हिम्मत करके नॉर्मल जिंदगी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस धीरे धीरे फिर से खुलना शुरू ही हुए थे कि ओमिक्रॉन नाम के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी और दुनिया एक बार फिर से दहशत से भर गई। कई लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। लेकिन WHO ने कोरोना को लेकर एक खुशखबरी दी है। WHO का कहना है कि 2022 का साल कोरोना का आखिरी साल होगा, यानी हमें मास्क पहनने से आजादी मिल सकती है। WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने 2022 में कोरोना के खात्मे की बात कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक कंडीशन भी लगाई है। डॉक्टर अधनोम का कहना है कि अगर इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना है तो अमीर और विकसित देशों को अपनी वैक्सीन गरीब और अविकसित देशों के साथ साझा करनी होगी। हम सब जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ शुरुआत से ही वैक्सीन पर भरोसा जताया गया है। इस संक्रमण से बचने का तरीका वैक्सीन ही है। यही वजह है कि हर देश में वैक्सीन युद्ध स्तर पर लगाई जा रही है। लेकिन ये वैक्सीनेशन वर्ल्ड लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन में समानता न होने की वजह से कोरोना के लगातार नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। WHO के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में 9.29 बिलियन डोज वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,
जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां बूस्टर शॉट देने के प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन दुनिया के आधे देशों में केवल 40% वैक्सीनेशन ही हो पाया है। वैक्सीनेशन की असमानता का आलम यह है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में 4 में से 3 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लग पाई है। यही वजह है कि WHO वैक्सीन शेयर करने की बात कह रहा है। WHO की माने तो कोरोना को खत्म करने और नए वेरिएंट्स को रोकने के लिए 2022 की जुलाई तक पूरी दुनिया में 70% वैक्सीन का टारगेट पूरा करने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब अमीर देश अपनी वैक्सीन गरीब देशों को मुहैया कराएंगे। ET नाउ स्वदेश। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल यूथ डे पर यह बात कही है। पौंडीचेरी में आयोजित 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि देश के पास स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम भी है। आज भारत का युवा ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के कोड लिख रहा है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर। चलिए, इसी के साथ स्वदेश आवर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET नाउ स्वदेश पर ही। नमस्कार।